नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इकबाल कादरी अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन का समर्थन किया जाएगा, ये कहा गया है। डबल इंजन की मौजूदा सरकार जो लखनऊ से दिल्ली एक है, उसको इस बार हटाना है। आने वाले 2024 चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने पर उन्होंने बोला कि अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिस व्यक्ति ने गलत किया है, किसी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का हमला नहीं करना चाहिए। वहीं अल्पसंख्यक सभा की बैठक पर सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि भारत देश में मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना अन्य लोगों का है। बीजेपी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों आने वाले 2024 के लिए इंडिया जो बनी हुई है फ्रेंड, मुकम्मल तौर पर जो है ये हुआ कि इंडिया जो है जो गठबंधन हुआ है इसका समर्थन किया जाए और मौजूदा सरकार जो डबल इंजन की है दिल्ली से यहाँ तक, उसको हटाया जाए। जो अल्पसंख्यक हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बैठक थी। अल्पसंख्यकों के जो हालात हैं वो सबको मालूम है। सबने अपनी चिंता व्यक्त करी उन हालात को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए, और इस बात का अज़म लिया गया कि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत को हमें हर हालत में हर कुर्बानी देकर बरकरार रखना है। नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करने वालों को सबको नकारना है। हम सब मिलके, हम जैसे हमेशा से रहते आए थे, आज भी उसी तरह से रहते हुए प्यार मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से देश को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एलडीए परिवर्तन जोन से सभी सुपरवाइजर हटा दिए गए हैं। अभियंता खुद अवैध निर्माण की निगरानी यहां करेंगे, यह कहा गया है। सुपरवाइजर की जगह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तैनात होंगे। सभी जोन में 3-3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। लगातार सुपरवाइजर की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये फैसला यहां पर लिया गया है। सुपरवाइजर की जगह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यहां लगाया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है और बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। अभियंता खुद अवैध निर्माण की निगरानी करेंगे। सुपरवाइजर की जगह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यहां पर तैनात किए जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोटेदार के खिलाफ तहसील में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी के प्रवक्ता ने यह प्रदर्शन यहां पर किया है। विवादित स्टेटस लगाने पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। कोटेदार जुबेर अहमद को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग यहां की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया गया है। कोटेदार के खिलाफ तहसील में प्रदर्शन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी के प्रवक्ता ने प्रदर्शन किया। विवादित स्टेटस लगाने को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है और गिरफ्तारी की मांग भी यहां पर की गई। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। विवादित स्टेटस लगाने पर यह जोरदार प्रदर्शन हुआ है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी की मांग की गई। 15 अगस्त के दिन मोहम्मद जुबैर इंदौराबाद के फेसबुक स्टेटस पर मैंने देखा कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से अपना स्टेटस उसने लगाया, जिससे हम सब बहुत आहत हुए। जो व्यक्ति जब देश हमारा 75वें पर्व की आज़ादी के बाद आगे बढ़ रहा है, उस वक्त ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल जो हमारे खाते तो देश का है और गाते पाकिस्तान का है, ये कभी हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा नहीं सहेगा। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के लिए मदरसे के छात्रों के साथ दुआ मांगी।
इसी के लिए उन्हें इसरो के वैज्ञानिकों ने इसकी मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि जब ये लैंडिंग अनएक्सप्लोर्ड लूनर साउथ पोल पर होगी तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क होगा। ये हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। लखनऊ इमाम ईदगाह खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि बच्चों ने दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ में नमाज अदा की है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआ की है। मदरसे के बच्चे विज्ञान का अध्ययन भी करते हैं, इसलिए उनके मन में इसे लेकर बहुत जिज्ञासा है। मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों और अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अगर कल चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग सफल होती है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश होगा। जल शक्ति मंत्री ने सिंचाई मुख्यालय लखनऊ में विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की और उस बैठक में प्रमुख सचिव अनिल गर्ग, विभाग अध्यक्ष अनिल कुमार, ईएनसी परियोजना अखिलेश सचान और ईएनसी डीपी भी मौजूद रहे। वहीं सालों से लटकी हुई परियोजनाओं पर मंत्री ने जवाब मांगा। बता दें कि बहुत सी परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और उन अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया है। कानपुर में बार एसोसिएशन की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए मंगलवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीएवी डिग्री कॉलेज में मतदान शुरू हुआ, जहां मतदान कुल 89 प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला शाम 6 बजे तक मतपेटियों में बंद कर दिया गया। मतगणना बुधवार से बार एसोसिएशन के राम अवतार महाना हॉल में होगी। आयोजक हूँ एल्डर्स कमेटी का और आज यहाँ पे एल्डर्स कमेटी के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है जो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। पुलिस प्रशासन का जो हम लोग को सहयोग है वह सराहनीय है और हमारे अधिवक्ता बंधु जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी व्यवस्था के दौरान अनुरूप चुनाव अपना मतदान करके करा रहे हैं। बार के चुनाव अभी तक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हैं और पूर्व के 2 चुनावों के भांति इस वर्ष भी हमने मल्टीपल लेवल ऑफ बैरिकेडिंग्स चैनल्स बनाए हैं। अलग अलग मतदान कक्ष में जाने के अलग अलग चैनल्स हैं। QR कोड का प्रयोग है, मतदान स्लिप का प्रयोग है और सबको COP कार्ड और मतदान स्लिप QR कोड वाली फ़ोटो वाली दिखानी है। यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद आज मंगलवार को क्षेत्र में उनके प्रथम आगमन पर उनका क्षेत्र में कानपुर से लेकर बिल्हौर तक जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। उनके कानपुर पहुंचते ही उनके समर्थकों से भरी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके पीछे हो लिया। राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व कानपुर से पहली बार संभालने वाले विनय शुक्ला ने प्रदेश के साथ साथ क्षेत्रीय राइस मिल संचालकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द दूर करने की बात कही है। इस दौरान उनके समर्थक विनय शुक्ला जिंदाबाद, राजेश शुक्ला जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाते रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी वार्षिक आम सभा एवं चुनावी प्रक्रिया पूरी संपन्न हुई। 16/8/2023 को गालीबाग गन्ना संस्थान लखनऊ में वार्षिक आम सभा भी संपन्न हुई। चुनावी प्रक्रिया भी पूरी हुई। अध्यक्ष पद पर मुझे चयनित हुए मैं निर्विरोध और हमारे साथी जो हरकिशोर गुप्ता जी शाहजहांपुर से आते हैं वो भी निर्विरोध चयनित हुए। हमारे साथी मिर्जापुर से आते हैं प्रमोद सिंह, वो भी निर्विरोध चयनित हुए। मैं अपने एसोसिएशन की ओर से सभी पदाधिकारियों की ओर से सभी आम जनमानस को एवं उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक साथियों का हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। अब खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस से प्रताड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं पीड़िता का बयान सामने आया, बोला कि हमें भागकर विपक्षियों की तरफ से मुकदमा लिखा गया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंग ने चाकू से हमला किया था। गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव का यह पूरा मामला है।
शाम को टाइम था, 9 बजे का 20 तारीख का ये मामला है। तो मतलब हमारी बहन पानी भरने के लिए गई, सरबंद बहुत दारू पी के पहले से खड़ा था तैयार। तो मतलब इसको पीछे से पकड़ लिया, जब ये चिल्लाई हम इसके पीछे इसको बचाने के चिल्लाने तो जितेंद्र, धर्मेंद्र और अरविंद ने, इन दबंगों ने हम पे जानलेवा हमला कर दिया, चक्कू धारदार। सर मेरे साथ घटना घटी है, मैं घर से निकली पानी भरने के लिए और धर्मेंद्र ने हमको आके पीछे से पकड़ा, मेरे साथ बदतमीजी की। मैं जब चिल्लाई तो मेरा भाई आया और मतलब उनसे कहने लगा क्यों पकड़ रहे हो, क्या बात हो गई। तो उन्होंने चाकू से और लाठी से हमला कर दिया, इतना मारा, बहुत मारा, बेहोश कर दिया। हम लोग लेके भाग गए उन्हें हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट कर दिया और वहाँ पे रात भर एडमिट रहे। जब सुबह जाके थाने गए FIR लिखवाने तो उन्होंने मना कर दिया। बाहर के लोगों ने। किसने मना कर दिया था? बाहर के लोग जो FIR लिखते हैं। डीएम एसपी ने जिला जेल का निरीक्षण किया है। दोनों अफसरों ने बैरकों का निरीक्षण किया। मेस हॉस्पिटल में भी सफाई व्यवस्था की जांच की गई। एसपी अमित कुमार आनंद ने बंदियों की समस्याओं को सुना, वहीं सुरक्षा उपकरणों और सीसीटीवी कैमरे की क्रियाशीलता भी देखी गई। आपको बता दें कि डीएम ने बंदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी जायजा लिया है। बीमार बंदियों को बेहतर चिकित्सा देने के निर्देश दिए गए हैं। महिला बंदियों से अफसरों ने पूछताछ भी की और जेल व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे अफसरों ने जेल अधीक्षक के काम को सराहा। कन्नौज में पुलिस ने एक फर्जी रोडवेज टीआई को हिरासत में लिया है। फर्जी टिकट इंस्पेक्टर रोडवेज बसों में चेकिंग के नाम पर अवैध उगाही कर रहा था। एक कंडक्टर को शक हुआ तो वो सीधा उसे डिपो में ले गया, जहां उसके फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई। डिपो में एआरएम के सामने आरोपी को लाया गया। एआरएम ने जांच के बाद फर्जी टीआई को पुलिस के हवाले कर दिया है। मैं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर हूँ। बेवर छिबरा को दोनों डिपो में देखता हूँ। अभी यही गुल्लुया के पास में एक क्या नाम था उनका, कोई यादव जी हैं, क्या नाम है, पुनीत यादव वो गुल्लुया के पास में हमारे परिवहन निगम की बसों को रोक रोक कर चेक कर रहे थे। तो यहाँ के परिचालकों को संदेह हो गया कि ये आदमी है नहीं, चूँकि वो अपने आप को बेवर का टीआई बता रहा था और ये बसों को चेक करना, वो भ्रष्टाचार को मतलब चेक कर रहा था। तो वो लोगों को, कंडक्टरों को शक हो गया, तो उसको यहाँ पर ले आए, जिससे मैंने आप सब लोग पत्रकारों की उपस्थिति में उसको सौंप दिया। उसकी तहरीर भी दे दी और वो अंदर भी हो। खबर ललितपुर से, जहां परिवर्तन अभियान के अंतर्गत आज आबकारी निरीक्षक अरविंदा तिवारी द्वारा ग्राम रावगढ़ सिलगन थाना कोतवाली ललितपुर में दबिश दी गई और 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। साथ ही मौके से 200 किलो लहन, भट्टी और उपकरण भी नष्ट किए गए। तो ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलो लहन यहां पर नष्ट की है और साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब यहां पर बरामद की गई है और इसे बनाने के लिए जो उपकरण यहां पर थे उन्हें भी अब जब्त किया गया है और साथ ही 200 किलो लहन को नष्ट किया गया है। एक खबर है। तो ललितपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची शराब को यहां पकड़ा है और साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 200 किलो लहन भी इस दौरान नष्ट किया गया।
लखनऊ में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पेश हुए, जिनमें से 23 पास हो गए। यूपी कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल सत्र के समापन का प्रस्ताव भी पास हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसमें 10 लाख तक के लोग लाभान्वित होंगे। वहीं प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के 6 डेयरी प्लांट को पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इस दौरान क्या कुछ मंत्री ने कहा, आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद, ये 10 वर्षीय पट्टे पर ये प्लांट दिए जाएंगे। गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद। जी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल वेतन जिनका 9300 से 34,800 ग्रेड पे के तहत तथा 4200 एवं जूनियर इंजीनियर जिनका ग्रेड पे 9300 से 34,800 रुपए, जितने भी रिक्त पद हैं उनके चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। पहले भी ये व्यवस्था थी, लेकिन बीच के कालखंड में ये व्यवस्था चली गई थी जल निगम के पास, लेकिन अब फिर से उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग के माध्यम से इन लोगों का चयन किया जाएगा। मेरठ के घनी आबादी वाले व्यस्त क्षेत्र में से जो परिवहन बस अड्डा था उसको शिफ्ट करने की बात है। ये अपने आप में वहाँ के कंजेशन को दूर करने के लिए ये उठाया गया कदम है। खास तौर से ये बहुत काफी दिनों से इसकी मांग चल रही थी। इस परियोजना में भारत सरकार 5872 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार द्वारा 1180 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6048 करोड़ रुपए का व्यवहार वहन किया जाना है। इसमें इसके अतिरिक्त और राज्य सरकार पर कोई व्यवहार नहीं आएगा। मेरठ शहर के अंदर बसों का आवागमन न होने से शहर को प्रदूषण में भारी यातायात दबाव के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा भी उपलब्ध होगी। जी, ये इस परियोजना की कुल लागत 30,274 करोड़ रुपए है। इसमें भारत सरकार द्वारा 5872 करोड़, दिल्ली सरकार द्वारा 1180 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6048 करोड़। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बायोडीजल के उत्पादन एवं विक्रय के संबंध में आज विशेष रूप से ये उत्तर प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन के संबंध में एक नियमावली मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित की गई है। इसमें खास तौर से जितना भी हमारा बायोडीजल बनेगा, अभी तक तो जो व्यवस्था है लगभग 10% तक ही हम मिलावट कर सकते हैं हाई स्पीड डीजल में, लेकिन
अगर मानक देखा जाए तो 20% तक की मिलावट की जा सकती है। इसमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार से जो लोग बनाएंगे वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे या किसी प्रकार से उन लोगों को जो अधिकार पत्र दिया जाएगा उसमें ये उनको ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी प्रकार से अपने स्तर से मिलावट करके बेचें। वो अपने आप में निर्माण करके मैन्युफैक्चर करके इसको प्रोवाइड करेंगे। खास बात इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय यही है। अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के संबंध में आज एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो खास तौर से बीओसी के द्वारा संचालित होगी, जो हमारे निर्माण के श्रमिक कर्मी हैं उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगभग 1250 करोड़ रुपए तो उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करेगी, लेकिन उसका संचालन बीओसी बोर्ड के द्वारा होगा और इसमें वो बच्चे भी इसमें पढ़ाई कर सकेंगे जो किसी न किसी रूप में कोरोना से प्रभावित रहे। खासतौर से कक्षा 6 से लेकर 12 तक 500 लड़कियों के लिए 500 लड़कों के लिए लगभग 1000 क्षमता के ये विद्यालय बनेंगे और इसका संचालन बीओसी के द्वारा होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं समझता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश बीओसी है कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन का भी बताई दे रहे हैं। एक मिनट, मेरठ शहर जल निगम अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण और संचालन के संबंध में ये कक्षा 6 से 12 तक के निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 1000 छात्रों के लिए 500 छात्र तथा 500 छात्राओं की आवासीय क्षमता युक्त एक अर्थात कुल 18। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।